दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। उससे भी बड़ा हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा कि कोरोना काल में जो पार्टी और सरकार लोगों तक ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं पहुंचा पाई, वो घर घर राशन कैसे पहुंचाएंगे। दिल्ली में राशन योजना पर छिड़ी तकरार अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई। अब से कुछ रोज पहले घर घर राशन योजना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल आज केंद्र सरकार के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर एक के बाद एक कई जोरदार हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में राशन माफिया हावी हो चुका है। कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए अब तक कुल 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन भी हो चुके हैं। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है। दरअसल दिल्ली सरकार पर केंद्र के इस हमले की पीछे की कहानी भी समझनी होगी। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना की बात बताते हुए कहा कि सरकार ने इसे ऐन मौके पर रोक लिया। उनका आरोप था कि इससे दिल्ली के 70 लाख परिवारों को घर घर राशन मिलता, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि इस योजना में न केवल पारदर्शिता की कमी है, बल्कि इस योजना को रोककर उन्होंने एक बड़े घोटाले को भी रोक दिया। आरोप प्रत्यारोप की इस कड़ी के बीच अब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार से 3 बेहद अहम सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को क्यों लागू नहीं किया गया, EPOS वेरिफिकेशन क्यों शुरू नहीं किया गया, SC/ST को क्या फायदा हुआ, इसका डेटा क्यों नहीं है। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब दे। वो अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास ये भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहाँ पर। केंद्र सरकार के इन तीखे सवालों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी जवाब आ गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले। देश तब आगे बढ़ेगा जब 130 करोड़ लोग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे। इतना गाली गलौज अच्छा नहीं। उधर घर घर राशन पहुंचाने की योजना को उपराज्यपाल द्वारा खारिज किए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में उपराज्यपाल के द्वारा नियम को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर LG के फैसले पर कोर्ट से विचार करने की मांग की गई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच घर घर राशन योजना को लेकर ये रार पिछले कई दिनों से बरकरार है। पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो अब केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के मसले पर दिल्ली सरकार को घेरा है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी लंबा चलेगा।
यूपी के सीतापुर में दो परिवारों में पालतू कुत्ते को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। दरअसल एक परिवार का कुत्ता दूसरे परिवार के घर के सामने जाकर बैठ गया। यह ऐसा मुद्दा बना के खूनी जंग चढ़ गई और कई लोग जख्मी हो गए। इस पूरे मामले में गोलियां भी चली और बताया जाता है कि 8 लोग जख्मी हो गए। इलाके में भारी पुलिस बल पहुंचा और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जमीन पर पड़ा खून और खाली पड़े कारतूस उस खूनी संघर्ष की गवाही दे रहे हैं जो यहाँ पर दो पक्षों के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक दो परिवारों के लोग आपस में ऐसे भिड़े कि एक दूसरे पर हमला कर बैठे और नतीजा क्या हुआ ये खून के धब्बे बयां करते हैं। हम लोग अपने बचाव में हम लोग भी अपना जो भी कर पाए बाकी आपकी मेरी हालत और हमारे बच्चे की हालत आपके सामने है। मौके पर पड़े खाली कारतूस बताते हैं कि इस खूनी संघर्ष में जमकर गोलियां भी चली और यही वजह है कि कई लोगों को गहरी चोटें भी आईं। खाली कुत्ते को मारा फायर होने की बात आ रही है। फायर उधर से कारतूस आ रहे हैं। कितनी गोली चले हैं, कितने लोग? 7-8 लोग। कुत्ते के विवाद में आपस में भिड़े लोगों का कहना है कि एक परिवार ने दूसरे परिवार के कुत्ते को अपने घर पर बैठा देखा तो लाठी से मारकर भगा दिया, जिस पर कुत्ते का मालिक भड़क गया और उस परिवार पर हमला बोल दिया। जबकि दूसरे परिवार का दावा है कि उसके परिवार को कुत्ते ने पहले ही काट रखा और 2 लोगों को काट रखा, जिसकी वजह से उन्होंने कुत्ते को भगा दिया। इस विवाद में करीब 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों में छोटी मोटी बातों पर अनबन हो जाना और मारपीट कर देना आम बात है, लेकिन कुत्ते को लाठी मारने के विवाद में किसी इंसान पर गोली चला देना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा से जो शख्स गिरफ्तार हुआ वह अपने देश चीन का मोस्ट वांटेड अपराधी निकला। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उसने अपना नाम हॉन जुनवे बताया, जो कि चीन से भारत में बांग्लादेश के जरिए दाखिल हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो उसके पास से उपकरण बरामद हुए हैं इस बात को इशारा कर रहे हैं कि वह जासूसी के इरादे से भारत में दाखिल हुआ था। यही नहीं, वह गुड़गांव में एक होटल भी चला रहा था। ये तस्वीर और पासपोर्ट गिरफ्तार किए गए चीन के हान जुनवे का ही है। गिरफ्तार हान के पास से 2 एप्पल लैपटॉप, 2 आईफोन मोबाइल, 1 बांग्लादेश का सिम, 1 भारत का सिम, 2 चाइनीज सिम, 2 पेन ड्राइव, 5 मिनी ट्रांजैक्शन मशीन, 2 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हान के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जांच में पता लगा है कि हान जुनवे के तार दूर दूर तक फैले हैं। उससे जुड़े लोगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा गुरुग्राम में हान के एक होटल की जानकारी भी मिली है जिसे वो किराए पर चला रहा था। ये गुरुग्राम का वही होटल है जिसे हान उसके चाइनीज साथी मिलकर चलाते थे। हान ने पूछताछ में बताया कि वो गुरुग्राम में एक होटल चलाता है जिसका नाम स्टार स्प्रिंग है। इस होटल में उसके कुछ साथी चीन के हैं और बाकी भारतीय लोगों को नौकरी पर रखा गया है। इस होटल के एक कर्मचारी ने न्यूज 18 से बात की और बताया कि अब होटल का नाम और मालिक बदल चुके हैं। सर, इस होटल का नाम लोमोड हाउस है, लोमोड हाउस, बट अर्लियर स्टार स्प्रिंग था और अभी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक इट्स द ओनर इज डिफरेंट। न्यूज 18 ने उस प्रॉपर्टी के मालिक से भी बात की जिस पर चीन का गिरफ्तार हुआ नागरिक होटल चला रहा था। ये ऑलरेडी 30 रूम्स का एक सर्विस अपार्टमेंट कम गेस्ट हाउस मेरी प्रॉपर्टी के पास ही चला रहा था। तो प्रॉपर्टी ब्रोकर मुझसे कहता है कि एक जेम्स नाम का चाइनीज़ है, उसको एक बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए और रेंट अच्छा देता है, टाइम पे देता है। तो ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी किसी और के पास थी, चल रही थी, उससे रेंट ठीक से नहीं आ रहा था। तो हमने इसलिए इसको प्रॉपर्टी जनवरी 2019 में वर्बली हमारा तय हो गया। हम अप्रैल 2019 में हमने इससे एग्रीमेंट करके इसको प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी थी। गुरुग्राम के अलावा हान के कनेक्शन यूपी के गाजियाबाद से भी मिले हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वो फर्जी तरीके से अवैध दस्तावेजों के सहारे रोहिंग्याओं को भारत में घुसपैठ करवाते थे। गिरफ्तार किए गए इस चीन के नागरिक के संबंध भी उन दोनों आरोपियों के साथ बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे इन दोनों शख्स में से एक का कनेक्शन हान से मिला है। यूपी एटीएस के मुताबिक ये दोनों रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए नूर आलम से एक आधार कार्ड, एक यूनाइटेड नेशंस का कार्ड, 65,000 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि आमिर हुसैन से एक यूनाइटेड नेशंस का कार्ड, 4800 रुपए बरामद हुए हैं। आमिर हुसैन का संबंध गिरफ्तार चीनी से बताया जा रहा है। हान ने पूछताछ में बताया कि बिजनेस वीजा पर वो 2 जून को ढाका आया था
इसके 8 दिन बाद 10 जून को पश्चिम बंगाल से घुसपैठ की कोशिश की। इससे पहले भी चाइनीज घुसपैठिया वैध वीजा पर 4 बार भारत आ चुका है। 2010 में वो हैदराबाद आया था और 2019 के बाद 3 बार दिल्ली और गुरुग्राम आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां हॉन जुनवे से कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं उनकी भी गहन तरीके से जांच की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए किस किस तरीके से वो शख्स काम करता था। हान का पकड़ा जाना सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है। हान के जरिए चीन के जासूसी नेटवर्क की कई परतें उधड़ सकती हैं। जांच पड़ताल करने पर कई चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हो सकती हैं। भारत बांग्लादेश सीमा जो कि मालदा इलाके में पड़ती है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके के हालात होते हैं और हॉन जुनवे को 10 जून को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह चोरी छुपे भारत में घुसने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने उसको दबोच लिया। एक आशियाना अपना हो, ये सपना हर कोई देखता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन भर की कमाई भी लगा देता है। लेकिन जरा सोचिए, लाखों के मकान के मालिक को अगर अपनी कार को आशियाना बनाना पड़ जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये खबर हैरानी नहीं परेशान कर देने वाली है। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बिल्डर की लापरवाही की वजह से एक सोसाइटी के कई परिवार वालों को बिजली की मार झेलनी पड़ रही है और उन्हें अपनी रात कार में ही गुजारनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में अपनी गाड़ियों में परिवार समेत बैठे लोग किसी सफर पर नहीं निकले, बल्कि पिछले कुछ वक्त से इन लोगों की कारें भीषण गर्मी से बचाने के लिए इनका आशियाना बन रही हैं। ये हाल दिल्ली के पास गुरुग्राम की अपेक्स आर होम्स नाम की सोसाइटी का है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद बिजली नहीं आई तो घर छोड़कर कार की शरण ली और गर्मी से बचने के लिए एसी का लोगों ने सहारा लिया। दिन तो कट जाता है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, लेकिन रात जब आती है तो उस टाइम मच्छर और परिवार के साथ समय बिताना बड़ा ही मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। तो इस वजह से मजबूरन हम सब लोगों को गाड़ी के अंदर रात बितानी पड़ी। मेरा बच्चा जो है वो सुबह से 4 बार दस्त और 6 बार उल्टी कर चुका है। गर्मी के कारण आप जानते हैं आज गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो मुझे आज उसको गाड़ी में सुलाने के लिए मैं यहाँ पे इस आया हुआ हूँ। हफ्ता पहले भी पिछले 3 दिन लाइट नहीं थी, 3 दिन हमने बिना लाइट के गुजारा। बिजली की समस्या सुलझाना बिल्डर की जिम्मेदारी है, लेकिन बिल्डर ढूंढे नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने इस सोसाइटी में 700 परिवार रहते हैं। इन 700 परिवारों के लिए 3000 किलोवाट की सबस्टेशन की जरूरत पड़ती है और बिल्डर केवल 100 किलोवाट की सबस्टेशन से काम चला रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार कई घंटों से बिजली नहीं होने की वजह से सोसाइटी की लिफ्ट भी काम नहीं कर रही, जिससे लोगों को कई मंजिल सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही। 100 किलोवाट है सोसाइटी का लोड, जो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट को, कमर्शियल लोड। अभी जो सोसाइटी को लोड चाहिए वो 3000 किलोवाट चाहिए। वो बिल्डर वो अभी भी लेने को तैयार नहीं है, उसको कहीं ना कहीं 200 पे बार डाल के अपना पल्ला झाड़ देता है। लोगों की परेशानी सिर्फ गर्मी ही नहीं है, बल्कि बिजली गुल होने से कारोबारियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सोसाइटी में मौजूद पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए जुटाए गए सैंपल खराब हो गए तो दुकानों में फल और सब्जियां भी इसकी मार से बच नहीं पाई। गुरुग्राम के एपेक्स होम सोसाइटी में बिन बिजली सब सून हो रहा है। दावा है कि यहाँ बिजली गुल होने की घटना ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार कई दिनों तक बिजली गुल रह चुकी है। कोरोना काल में अगर इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा बिजली संकट से कोई परेशान है तो वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले। उनका कहना है कि बिजली संकट से उनके नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, साथ ही साथ बच्चे और बुजुर्गों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन दिनों जीतन राम मांझी बिहार में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनसे उनके नए राजनीतिक द्वार पे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वैसे तो जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इन दिनों जब वो बोल रहे हैं तो उनके शब्दों में प्यार उनके लिए झलक रहा है जिनके साथ पिछले साल ही वो राजनीतिक अखाड़े में 2-2 हाथ कर चुके हैं। जीतन राम मांझी ने लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर ऐसी राजनीतिक पतवार चली कि उनका ये समझना मुश्किल हो गया कि वो कब किस खेमे में रहेंगे। वजह को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। सुबह होते ही बिहार में जगह जगह आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन मनाने का सिलसिला शुरू हो गया तो 9:02 पर एनडीए के जीतन राम मांझी भी ट्विटर पर चहक उठे। ट्विटर पर मांझी ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी तो दिन चढ़ते चढ़ते लालू प्रसाद के बड़े बेटे अपनी चमचमाती कार से मांझी के दरवाजे पर थे।
करीब 10 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई और तेज प्रताप ने मांझी की फोन पर पापा लालू प्रसाद यादव से भी बात करवाई। इस बातचीत के बाद तेज प्रताप को विदा करने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष खुद बाहर तक आए, ये जानने के बावजूद कि बाहर मीडिया की भीड़ उनका इंतजार कर रही है। कैमरा चमका तो मांझी ने बताया कि उन्होंने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई सुबह ट्वीट कर दी और दोपहर को फोन पर कुछ शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। जहाँ तक रही तेज प्रताप की बात, कोई राजनीतिक बात नहीं। मौका मिला तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि वो एनडीए में ही रहेंगे या उनके मन में कुछ और चल रहा है। सवाल एक, लेकिन गैर राजनीतिक मुलाकात कहने वालों के बयान अलग अलग। अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई? एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात है भाई, तो उसमें जहाँ है वहाँ है। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। क्या इस पूरी घटना के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए? किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें तो मांझी के बदलते सुर का अंदाजा लगता है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर जीतन राम मांझी ने आरजेडी के अध्यक्ष का 3 दिन पुराना वो ट्वीट रीट्वीट किया जिसमें जातीय गणना की मांग की गई थी। बधाई वाले ट्वीट के करीब 2 घंटे बाद मांझी ने न केवल लालू के ट्वीट को रीट्वीट किया बल्कि अपनी तरफ से केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना जल्द करने की मांग कर डाली। बीते कुछ दिनों में ही मांझी का प्यार आरजेडी के लिए कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। एक दिन पहले ही बांका के मदरसे में हुए धमाके के बाद मांझी ने एक बयान दिया था जिसमें उनके निशाने पर बीजेपी थी और उनके सुर विपक्ष वाले थे। असल में बांका में मदरसे में विस्फोट हुआ तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने न केवल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली बल्कि मदरसों पर नफरत का पाठ पढ़ाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप मढ़ डाला था। मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब पिछड़ा दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय रणनीति चल रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। मांझी ने अपने ही गठबंधन के विधायक के इस रुख पर न केवल आपत्ति जताई बल्कि उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। मांझी ने ट्वीट किया कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। बात निकली तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखी, सियासी लड़ाई घर के अंदर पहुंचने लगी। मांझी के ट्वीट पर बीजेपी की सचिव अमृता भूषण राठौर ने मांझी को जनता का नहीं बल्कि परिस्थितियों का नेता बता दिया। बीजेपी के सचिव के निशाने पर अपने ससुर को देखा तो मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी भी ट्विटर पर आंखें तरेरती नजर आईं। दीपा ने अमृता भूषण राठौर पर यह कहकर तंज कसा कि राजनीति में सब कुछ परिस्थितियां ही होती हैं और ऐसी ही परिस्थितियों के कारण देश में उनकी पार्टी की सरकार बन गई। साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि मांझी एनडीए दलों के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहते हैं और जिसका वो खुद हेड बनना चाहते हैं। तो वहीं इसी कमेटी को लेकर उनके सुर नीतीश के लिए तो नरम है लेकिन बीजेपी के लिए गर्म है। बताया ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ बढ़ती करीबी जीतन राम मांझी की दबाव की एक सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्पेस सेंटर से चीन को अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मंगल ग्रह पर मौजूद चीन का रोवर अब वहां से तस्वीरें भी भेजने लगा है। चीन की यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की जो कवायद चल रही है उसमें चीन अब दुनिया के तमाम देशों से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। चीन की ये कामयाबी इसलिए भी अहम है कि ये अब स्पेस में अमेरिका के वर्चस्व को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते वर्चस्व की तस्वीरें हैं। मंगल ग्रह पर उतरा चीन का पहला रोवर झुरोंग अब वहां की तस्वीरें भी भेजने लगा है। चीन की स्पेस सेंटर का दावा है कि मंगल पर जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए झुरोंग अहम भूमिका अदा कर सकता है। शुक्रवार को जारी हुई इन तस्वीरों में मंगल ग्रह की धूल भरी चट्टानी सतह के अलावा चीन का झंडा लगा रोवर और लैंडर नजर आ रहे हैं। सीएनएसए ने मंगल ग्रह की 4 तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें झुरोंग रोवर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म के बाहर निकलने से पहले रोवर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा
रोवर जिस सतह पर उतरा था वहां से करीब 10 मीटर की दूरी पर उसने एक रिमोट कैमरा लगाया था और फिर उसने कई तस्वीरें ली। चीन ने पिछले महीने मंगल की सतह पर रोवर के साथ तियानवान 1 अंतरिक्ष यान को उतारा था। चीन का जो रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है उसमें कुल 6 पहिए लगे हैं। इसका वजन 240 किलो है। इस रोवर में 6 अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, जिनकी मदद से रोवर मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियां चीन की स्पेस एजेंसी तक भेज रहा है। चीन के इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। पिछले ही महीने चीनी एयरक्राफ्ट तियानवान 1 को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया था। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद रोवर झुरोंग भी मंगल की सतह पर उतरने में कामयाब रहा। अब चीन ने दावा किया है कि उसका यही रोवर वहां से अहम तस्वीरें भेज रहा है। इन तस्वीरों में अब चीन का झंडा भी मंगल ग्रह पर दिखाई दे रहा है। चीन के इस रोवर को मंगल तक पहुंचने के लिए 7 महीने अंतरिक्ष की यात्रा करनी पड़ी है, जबकि 3 महीने तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट की ये यान परिक्रमा लगाता रहा। अपने आखिरी 9 मिनटों में चीनी स्पेसक्राफ्ट तियानवान 1 को सफलता के साथ मंगल की सतह पर उतार लिया गया था, जिसके बाद अब चीन का ये रोवर स्पेस एजेंसी तक जानकारियां भी भेजने लगा है। अमेरिका के बाद मंगल की सतह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला चीन दूसरा देश है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन का ये रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से करीब 3 महीने तक रहेगा। इस दौरान ये चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके चीन की स्पेस एजेंसी को भेजता रहेगा। CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की इन तस्वीरों को जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की इस कवायद से न सिर्फ मंगल ग्रह से कई अहम जानकारियों को जुटाया जाएगा, बल्कि मंगल ग्रह पर बर्फ और पानी की क्या संभावनाएं हैं, ये भी इस चीन के रोवर के जरिए पता चल सकेगा।